हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है। इंडिया जो था एक तरह से 7th सेंचुरी तक अगर देखा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका था। अलग अलग जगह के अलग अलग जो है आपके किंगडम्स बन गए थे और इन किंगडम्स पर रूल करने वाले छोटी छोटी डायनेस्टीज डेवलप हो गई थी और इन छोटी छोटी डायनेस्टीज के अपने अलग अलग जो है आपके एक तरह से रूल हुआ करते थे। अलग अलग जो है आपके एक तरह से आप ये कहें कि रूलिंग स्टाइल हुआ करती थी और इनके जो आपके एक तरह से कल्चर था बिल्कुल डिफरेंट था हर जगह पे अलग अलग। और जो आपके इस तरह की डायनेस्टीज थी तो वो अपने रीजन को लेकर के जो है और अपनी पोजीशन को लेकर के आपस में एक दूसरे से हमेशा जो है आपके लड़ा करती थी, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ा करती थी, अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए लड़ा करती थी। इसलिए जो है आपके बहुत छोटे छोटे एम्पायर जो थे वो आपके एक तरह से डेवलप हो गए। ये मिड इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, हर रीजन में आपके छोटे छोटे जो है आपके इस तरह के डिफरेंट रीजन जो है आपके डेवलप हुए। जैसे साउथ में अगर आप देखेंगे तो चोलास थे, तो चोलास का डेवलपमेंट हुआ, राष्ट्रकूतास थे जो कि होते हैं। फिर मिडिल पोर्शन में मध्य में अगर आप देखेंगे प्रतिहार थे जो आपके डेवलप हुए। फिर पल्लास थे, पाला जिनको कहा जाता था तो पल्लास थे जो कि आपके जो है अलग रीजन में ईस्टर्न पोर्शन में डेवलप हुए। तो गुर्जार्स थे जो कि आपके वेस्टर्न पोर्शन में आपके डेवलप हुए। तो इस तरह से अगर देखिए तो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्षेत्र में छोटे छोटे किंगडम डेवलप होते चले गए। और ये जो किंगडम थे ये अपने आप में जो है एक पूरा एम्पायर था इनका, और ये अपने एम्पायर को बचा के रखने के लिए जो है आपस में ये सारी चीज़ें हेरिडेटरी थी कि एक अगर राजा हुआ करता था तो उसका बेटा आगे चल करके फिर राजा बनता था, या उसी के जो है आपके घर का फैमिली का मेंबर ही आपके हुआ करता था जो है आगे चल करके उस एम्पायर का मालिक। तो इसलिए जितने भी एम्पायर थे वो ज़्यादातर सब हेरिडेटरी थे और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कहीं पे कोई जो है चीज़ का जैसे जो हेड होगा उसका सिलेक्शन होगा या किंग जो है कहीं से सिलेक्ट किया जाएगा या पीपल के बीच से लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो एक रॉयल फैमिली हुआ करती थी वो रॉयल फैमिली जो है हर किंगडम पर राज्य किया करती थी और जितने भी आपकी जो फैमिली हुआ करती थी उसी के जो हेयर्स हुआ करते थे, उनके जो आपके एक तरह से वंश थे आप ये कहेंगे, या उनके जो आपके बच्चे थे, लड़के थे, वही जो है आपके एक तरह से थ्रोन को जो है आपके एक तरह से पाते थे। तो ये कहानी जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया में 7th सेंचुरी के में आपके ज़्यादा हुई। तो 7th और 8th सेंचुरी जो आपके इंडिया की थी, आफ्टर 6th सेंचुरी ये पूरा जो है आपके चीज़ें डेवलप होने लगी और 7th 8th सेंचुरी में आते आते इंडिया पूरी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ चुका था और जो है आपके छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके डेवलप होना शुरू हो गई थी। और ये आपके जो डायनेस्टीज थी ये तब तक चलती रही जब तक कि बड़ा पावर जो है इंडिया में आ नहीं गया। तो लास्टली जैसे इन लोगों को धीरे धीरे करके ओवरकम किया जो है आपके दिल्ली सल्तनत ने आकर के। जब तक दिल्ली सल्तनत आ नहीं गई तब तक ये छोटे छोटे राज्यों में आपके जो है डेवलप्ड रहे। तो छोटे राज्य जो बने थे बिफोर दिल्ली सल्तनत, तो उन राज्यों के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबके अपने अलग अलग काम थे। कोई किसी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, किसी का जो है आपके एक तरह से वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, कहीं पर लोग जो है आपके एक तरह से खुश रहते थे, कहीं पर बहुत ज़्यादा जो है डिप्राइव्ड रहते थे। तो इस तरह की चीज़ें हर जगह मिली, अप्स एंड डाउन्स मिले और मतलब एक जैसी चीज़ पूरे इंडिया में नहीं मिली। तो हर जगह पे हर जो आपके एम्पायर था, राज्य था, वो अपनी तरह से जो है रूल करने की कोशिश करता था। जैसे सदर्न पोर्शन में एक जैसे चोलास थे, तो चोलास ने जो है आपके एक तरह से रूल तो किया ही किया, उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि काफ़ी टेम्पल सैम्पल्स भी डेवलप कराए। तो जैसे राजा राजा थे, तो राजा राजा फर्स्ट जो थे वो उनके सबसे प्रोमिनेंट जो है आपके राजा थे जो कि उन्होंने जो है आपके रूल किया। फिर उनके ही सन राजेंद्र
जो थे उन्होंने जो है आपके काफ़ी टाइम तक जो है आपके रूल किया और चोला एम्पायर को बहुत तेज़ी से जो है आपके एक तरह से एनलार्ज किया। इवन जो है इनका जो रीजन था वो पूरा तमिलनाडु का पूरा रीजन होता है, लेकिन तमिलनाडु ही तक सीमित नहीं थे ये। कभी कभी ये हुआ कि तमिलनाडु से जो है आपके एक तरह से ये श्रीलंका तक गए, श्रीलंका चले गए या फिर साउथ ईस्ट एशिया तक जो है आपके पहुंच गए। तो कुछ जगह पर जो है इन लोगों ने अपना सारी चीज जो है आपके एक तरह से सबकी अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन थी। सारे राजा अपने अपने सारे किंगडम सारे राजा जो थे वो अपनी तरह से रूल करना चाहते थे। तो किसी का किसी से लेना देना नहीं था, कोई डायनेस्टी एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, सब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती थी। हर डायनेस्टी का जो भी आपके एक तरह से आपने कहा कि जितने भी आपके राजा आए उनके रूल करने के स्टाइल जो है आपके अलग होते थे। कुछ ऐसे थे डायनेस्टीज थी जैसे पल्लवास जो थे वो एक तरह से बहुत ज्यादा चीजों को डेवलप करने की कोशिश तो किया उन्होंने, लेकिन लोग बहुत ज्यादा कर नहीं पाए। जैसे राष्ट्रकूटास थे जो कि आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक का रीजन जो आपके पूरा होता है वो पूरा रीजन जो है आपके राष्ट्रकूटास का था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एम्पायर को जो है क्योंकि हमेशा जो है इंटैक्ट रखने की कोशिश करी। अक्सर चोलास से जो है फाइट हुई उनकी, लेकिन कभी वो चोला के रीजन में जो है एंटर नहीं कर पाए। तो राष्ट्रकूटास बहुत ज्यादा, और खास तौर से कन्नौज एक ऐसी जगह थी जो हर जो है जगह हर जो है आपकी डायनेस्टी उसको पाना चाहती थी। प्रतिहार जो थे जो कि आपके थे वो भी इसको पाना चाहते थे, जो गुर्जारा थे वो भी इसको पाना चाहते थे, राष्ट्रकूटास जो थे वो भी कन्नौज को पाना चाहते थे। तो तीन तरफ से एक फाइट थी कि कन्नौज को कौन हासिल कर लेगा। तो ये इस फाइट में बहुत सारे युद्ध भी हुए, वॉर्स हुई आपस में, लेकिन यह है कि अल्टीमेटली क्योंकि कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता था, क्योंकि एक तरह से वो सेंटर पोजीशन माना जाता था और वहां से, और ये माना जाता था कि अगर कन्नौज में किसी ने शासन कर लिया या जिसका जो है आपके थ्रोन वहां तक पहुंच गया तो वो लगभग इंडिया में एक्सपैंड कर सकता है। तो इसलिए एक होड़ थी लोगों में जिससे कि आपके एक तरह से कन्नौज को हासिल किया जाए। तो कन्नौज एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस मानी गई और जिसकी वजह से खास तौर से प्रतिहार जो थे आपके राष्ट्रकूटास थे और गुर्जारा, ये आपस में हमेशा लड़ते रहे, हमेशा आपस में फाइट होती रही इनकी, और कन्नौज को लेकर के जो है बहुत सारी फाइट्स हुई। लेकिन कोई बड़ी फाइट या फिर कोई बड़ा राजा ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी बैटल हुई हो, लेकिन यह है कि कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता था, एक प्रोमिनेंट पोजीशन को सब हासिल करना चाहते थे। तो ये जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये शुरू से आखिर तक बना रहा, और छोटे छोटे जो है एक तरह से अंपायर जो था या किंगडम जो था वो एक जनपद में कन्वर्ट होता चला गया। जनपद थे, महाजनपद जो है आपके डेवलप होते चले गए, और राजाओं के जो है आपस में एक दूसरे से कुछ ऐसे राजा थे जो कि आपके एक तरह से एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते थे, और कुछ ऐसे थे कि जो हमेशा जो है आपके एक तरह से फाइटिंग उसमें होते थे, तो एक दूसरे का सपोर्ट कभी नहीं करते थे। तो डायनेस्टीज जितनी थी वो एक दूसरे के ऊपर अपने पावर को जमाना चाहती थी, सब सुप्रीमेसी की तरफ जाना चाहती थी। हर डायनेस्टी, छोटी छोटी डायनेस्टी, छोटे छोटे किंगडम, वो अपने आप को सुप्रीमेसी की तरफ ले जाना चाहते थे, और ज्यादातर सब सुप्रीम होना चाहते थे। उनको लगता था कि शायद हम ही जो है सुप्रीम है और हम पूरे इंडिया को जो है अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो ये एक ड्रीम थी सबकी कि हम पूरे इंडिया में जो है राज्य करें और अपने आप को फैलाएं, और खास तौर से कुछ ऐसे रीजन जैसे जो अभी हमने नाम लिया कि कन्नौज एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा जिसके लिए हमेशा छोटे किंगडम हमेशा लड़ते रहे, जिसको आगे चल करके अभी हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये न्यू किंगडम्स कहाँ थे, कौन कौन थे, उसी को हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। अब इंडिया में अगर हम लोग देखें तो जो रीजन वो आपके पूरे अलग अलग रीजन में सारी चीजें बटी हुई थी। जो जैसे आपके नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो आपके था, इस नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में अगर हम लोग देखें
तो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो चाहमनाज थे जो कि आपके वेस्टर्न पोर्शन में जो है आपके हुआ करते थे, और वो मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पोर्शन था। जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पूरा जो वेस्टर्न पोर्शन होता है वो चाहमनाज जो थे वो आपके एक तरह से यहाँ पर रूल करते थे, और यही जो है एक तरह से जो है इन्होंने ही आगे चल करके रूल किया दिल्ली, अजमेर, ये सब रीजन पर जो आपके चाहमनाज का रूल था। और बीच में जैसे आपके प्रतिहार और गुर्जारा प्रतिहार जो थे वो आपके एक तरह से मिडिल पोर्शन में थे, जो कि आपके एक तरह से कन्नौज के लिए, तो जैसे कन्नौज के लिए हमने आपको बताया गुर्जारा प्रतिहार थे और राष्ट्रकूटास थे और पल्लास थे। ये तीनों जो है इस रीजन में आकर के कन्नौज को पाना चाहते थे। अब कन्नौज एक ऐसा प्रोमिनेंट रीजन क्यों था, इसका रीजन ये था कि गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में ये पाया जाता है, जो कि बहुत ही फर्टाइल प्लेन है, बहुत फर्टाइल प्लेन हुआ करता था। यहाँ पे क्रॉपिंग बहुत ज्यादा थी, इंटेंसिव एग्रीकल्चर था, यहाँ पे बहुत ज्यादा उपज होती थी, इसलिए हर जो है आपके एक तरह से किंगडम इसको पाने की कोशिश किया करता था कि, और ज्यादातर जैसे आपके प्रतिहार जो थे ये जो है आपके गुर्जारा प्रतिहार जिनको कहा जाता था, गुर्जारा प्रतिहार ज्यादातर जो है आपके इसके ऊपर काबिज रहते थे, इसको जो है अपने कंट्रोल में लिए रहते थे। लेकिन हमेशा राष्ट्रकूटास ने हमेशा जो है आपके चेतावनी दी और जो है एक तरह से अल्टीमेटम दिया, और कई बार वॉर भी जो है आपके इसी कन्नौज को पाने के लिए इनसे लड़ी भी। इन्हीं के साथ छोटे छोटे आपके एक तरह से रीजन में चंडेलास भी थे, चंडेलास भी यहीं पर हुआ करते थे, जो कि एक तरह से आज का अगर हम लोग देखें तो साउथ ईस्ट पोर्शन जो है उत्तर प्रदेश का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ईस्टर्न रीजन जो आपके होता है वो आपके कवर अप होता है। और मध्य प्रदेश का मेन जो मिड रीजन है तो उस रीजन में परामार्स थे, तो परामार्स जो होते थे वो आपके उस रीजन में हुआ करते थे जो मध्य प्रदेश का जो है प्रेजेंट टाइम में आपके रीजन होता है। और जैसे हमने आपको बताया था कि राष्ट्रकूटास जो थे वो पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो पूरा रीजन था ये इसको कवर अप किया करते थे, और इस रीजन में ये जो है आपके होते थे। इसके अलावा जैसे आपके चोलास जो थे ये ईस्टर्न पोर्शन को जो है आपके एक तरह से कवर अप करते थे, और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा एम्पायर था चोलास का। चोलास के साथ साथ पांड्यास और चेराज ये भी जो थे आपके एक तरह से, चेराज जो थे वो आपके केरला बेल्ट में थे, तो केरला बेल्ट में थे जो कि आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जो है किसी से, क्योंकि यहीं पर पहाड़ियां थी तो हिल्स थी, तो इन हिल्स के होने की वजह से पूरी तरह सेफ रहते थे। ये पहाड़ियों के वेस्ट जो है रहा करते थे, इसलिए बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से इंटरेक्शन इनका चोलास से या जो है पांड्यास से नहीं हुआ। तो ये जो है आपके जो सदर्न पोर्शन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आपके एक तरह से प्रोमिनेंट रूलर्स थे या किंगडम था वो चोलास का था। तो चोलास जो थे ये आपके प्रोमिनेंट रीजन में आपके पाए जाते थे, और ये पूरा प्रोमिनेंट रीजन इनका जो है माना जाता था। और इसमें चोलास का जो रीजन था ये तो आपका था ही था, ये पूरा रीजन जो है आपके ये कवर अप करते थे। तो ये इस रीजन में तो जाते थे, लेकिन ये है कि कभी उत्तर के क्षेत्र में जा नहीं पाए, प्रयास भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि हमेशा क्योंकि जो इनके पहले जो इनका जो प्रोमिनेंट जो है रूलर था वो राजा राजा वन जो था, और उसके बाद फिर उनके बेटे जो राजेंद्र थे, तो ये जो है आपके ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है आपके एक तरह से किंग माने जाते थे। तो जब तक ये थे तब तक तो ये आपके एक तरह से इनके आसपास को कोई नहीं छू पाया, लेकिन जब राजा राजा और जो है आपके राजेंद्र नहीं रहे तो उस टाइम ये आपके काफी कमजोर रीजन हो गया था, और कमजोर रीजन हो जाने की वजह से जो है आपके बाहर से इन्वेडर्स आते थे और आपके इस तरह से अटैक भी करते थे। तो इसलिए उस टाइम तक तो कुछ नहीं था, जब तक राजा राजा और राजेंद्र थे तब तक जो है आपके कोई इसको छूता भी नहीं था, और किसी की हिम्मत भी नहीं थी जो है आपके इसको जो है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन भी था उनका, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, और जो है आसपास के रीजन में पूरी उनकी मोनोपोली थी। तो साउथ इंडिया में एक तरह से अपनी मोनोपोली बना चुके थे चोलास। अब इन डायनेस्टियों को अगर आप पढ़ें, अब इसको डायनेस्टी को और लार्ज फॉर्म में पढ़ें, तो हम लोग एक एक करके डायनेस्टी को अगर हम लोग देखें तो जैसे 7th सेंचुरी तक होता क्या था कि ज्यादातर
जितने भी आपके एक तरह से रूलर्स होते थे वो कैसे काम करते थे। वो ज्यादातर काम जो है आपके इस तरह से करते थे कि वो जो बड़े जो है आपके लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो जिनके पास बड़ी जमीन हुआ करती थी, या जो आपके एक तरह से ऐसे लोग हुआ करते थे जो बहुत पावरफुल माने जाते थे, बहुत पावरफुल जो लोग हुआ करते थे अपनी कस्टडी में उनको रखे रहते थे, अपने अंडर में रखे रहते थे, उनको सारी फैसिलिटीज देते थे, सब कुछ देते थे, उनको पावर देते थे, इसलिए क्योंकि वही उनका पावर बनते थे, उन्हीं को सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे, सारी प्रिविलेजेस उन्हीं को मिलती थी और उन्हीं को सामंत कहा जाता था। तो सामंत जो होते थे एक तरह से वो मेन आदमी हुआ करते थे रूलर्स के, जिनके पास सारी अथॉरिटी होती थी, उनका जो है जो कोर्ट वर्क होता था वो वही करते थे, या जितनी भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था वही देखते थे, आर्मी तैयार करना होता था वही करते थे, वही लड़ते थे आपके रूलर के लिए, राजा के लिए। तो इसलिए सामंत जो होते थे वो आपके एक तरह से बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स को कहा जाता था, जो पलते थे एक तरह से रूलर्स के अंडर में। तो इनिशियली क्या था, बिग लैंडलॉर्ड्स जो हुआ करते थे वही वॉरियर चीफ बनाए जाते थे, जो वॉरियर्स के चीफ बनाए जाते थे, और ये किंग्स के सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। तो ये राजा के एक तरह से अंडर में रहते थे, उनके सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। इन्हीं को जो है आपके सामंत कहा जाता था, तो सामंत के नाम से जाना जाता था। अब जो सामंत हुआ करते थे वो क्या किया करते थे, पूरे जो आपके एम्पायर होता था उसकी रख रखाव, उसका जो है देख रेख, सारी चीज, सारी पावर रहती थी उनके हाथ में, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालते थे। और समय समय पर कहीं से भी, जैसे मान लीजिए उनको जो इनकम होती थी या फिर कहीं से कोई चीज कलेक्ट करते थे तो गिफ्ट के तौर पर किंग को देते रहते थे, ओब्लाइज करने के लिए। तो किंग को ओब्लाइज करने के लिए उनको टाइम टाइम पर गिफ्ट देते रहते थे, गिफ्ट देते थे। फिर उनको मिलिट्री सपोर्ट देते थे, जिससे कि कहीं पर किसी से वॉर हो जाती थी तो मिलिट्री तैयार करना या फिर आर्मी तैयार करना, लोगों की फौज तैयार करना, ये इन्हीं का काम होता था, सामंत का। तो सामंत जो होते थे ये आपके एक बड़ी आर्मी बनाते थे, और एक तरह से अगर जो है युद्ध हुआ करता था तो यही जो है आपके इनकी तरफ से, राजाओं की तरफ से लड़ने के लिए भी जाते थे। तो ये जो है आपके एक तरह से जितना कोर्ट का काम होता था यही करते थे, कोर्ट में ही भी प्रेजेंट रहते थे यही। जब इन्होंने देखा कि हाँ, सामंत ने धीरे धीरे करके अपने देखा कि हाँ सामंत के पास सारी पावर है, राजा तो कुछ नहीं कर रहा, राजा के लिए हम ही सब काम कर रहे हैं। तो बहुत जगह पर ऐसा देखने को मिला कि सामंत के पास जब ओवर पावर आ गई, तो बहुत ज्यादा पावर आ गई, तो कई जगह पर उन्होंने इवन रूलर को भी जो है हटा करके खुद रूलर बन गए। इस तरह के बहुत सारे जगह पर ऐसा हो चुका था। तो आफ्टर गेनिंग पावर, इनके पास जब पावर आ गई तो यही सामंत महासामंत में कन्वर्ट हो गए, या इन्हीं को महामंडलेश्वर कहा गया। तो इनको महामंडलेश्वर का जो है अपने आप खिताब इन्होंने ले लिया। इन्होंने कहा कि हम महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर मतलब तीनों लोक के जो है आपके लॉर्ड हैं। तो ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रीजन, जो आपके एक तो कहा, जो इन्होंने कहा कि जो भी उस रीजन का, महामंडलेश्वर के मतलब ये होता है कि पूरे रीजन का सर्वे सर्वा, मतलब सारी चीज मेरे कहने पर ही चलेगी। तो इसलिए यही सामंत जो थे, पहले इन्होंने अपने नाम को बदला और महासामंत जो है आपके रखा गया, और यही जो है अपने आप को ये शो करते थे, और फिर यही अपने आप को कहते थे कि हम महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर के मतलब पूरे रीजन का कंट्रोल करने वाला, तो पूरा रीजन हमसे कंट्रोल हुआ करता है, तो महामंडलेश्वर ये बने। और बहुत सारे ऐसी जगह थी जहां पर आपके इन्होंने इवन रूलर को भी जो है ओवरथ्रोन कर दिया और खुद जो है रूलर बन गए। जैसे एग्जाम्पल क्या मिलता है, चालुक्य, जो चालुक्यास थे उनके सबऑर्डिनेट जो थे उन्होंने ही राष्ट्रकूटास को हटाया। दक्कन में राष्ट्रकूटास जो थे एक तरह से चालुक्य के जो सबऑर्डिनेट थे, तो ये दंती दुर्गा जिनको कहा जाता है, तो ये एक तरह से जो है राष्ट्रकूटा चीफ थे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरथ्रोन हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड। तो यहां पर क्या है कि एक राजा अगर किसी चीज पे फेथ कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में दूसरा आदमी पावर पा करके उसी राजा को हटाए दे रहा है। तो यहां पर देखा कि सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्य, चालुक्य का जो सबऑर्डिनेट था, मतलब चालुक्य के अंडर में राष्ट्रकूटास थे,
उन्होंने ही चालुक्य को जो है आपके एक तरह से अपने अंडर में कर लिया, या फिर आपने कहा राष्ट्रकूटाज ने खुद ही पूरा अपना अंपायर खुद ही फैला लिया, तो वही राष्ट्रकूटाज हो गए जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के रीजन में थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो उन्हीं ने ओवरथ्रोन कर दिया। तो सामंत जो थे, जो महामंडलेश्वर हो गए थे, तो स्ट्रांग पोजीशन हो गई थी, सारा कर्ता धर्ता वही थे, तो उन्होंने कहा कि जब हम ही कर्ता धर्ता है तो हम ही रूलर बन जाएं। तो इस तरह से सोच रखने वाले, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके देखा गया कि चालुक्य के जो सबऑर्डिनेट थे वही जो है आपके एक तरह से राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी उन्होंने बनाया और चालुक्य को जो है आपके ओवरथ्रोन कर दिया। इन्हीं जो है आपके जैसे इन चीफ्स में जब एक तरह से ये सारी चीजें आई, जब उनमें बल मिलने लगा, रूलर्स का पावर मिलने लगा, और हर तरह से जितनी भी जो रूलर के पास जितनी पावर होती थी उतनी ही पावर लगभग सामंत में होने लगी, भले ही वो सबऑर्डिनेट माने जाते थे आपके रूलर के, लेकिन ये है कि रूलर से ज्यादा काम करते थे, रूलर से ज्यादा उनकी पकड़ हो जाती थी, तो कभी कभी उसका मिसयूज करना, तो ये मिसयूज था कहा जाए कि जो राष्ट्रकूटा थे, जो कि आपके चालुक्य के जो है सबऑर्डिनेट थे राष्ट्रकूटा, तो इन्होंने मिसयूज किया। मिसयूज ये किया कि चालुक्य को ही हटा दिया और खुद जो है पूरे एम्पायर पे काबिज हो गए। तो ये जो है एक तरह से ओवरथ्रोन किया इन्होंने, और इन्होंने एक नया मतलब वो प्रचलन भी जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक के रीजन में एक रिचुअल शुरू कर दिया। रिचुअल वो शुरू कर दिया, जैसे ये मानते थे कि अगर मान लीजिए कि आपके कोई रिचुअल एक हुआ करता था, एक जो है आपके एक तरह से रिचुअल कहा जाता है, एक सेरेमनी को कहा जाता है जो आपके कराई जाती थी, तो इसको हिरण्य गर्भ, तो हिरण्य गर्भा जिसको कहा जाता है, तो ये हिरण्य गर्भा क्या होता है, गोल्डन वूम। तो गोल्डन वूम मतलब होता है जिसमें बच्चा रहता है औरत के पेट में, तो उसको वूम कहा जाता है, गर्भ जिसको कहते हैं। तो हिरण्य वूम नामक जो है आपके एक तरह से रिचुअल हुआ करता था। तो वो इसलिए करते थे, उनका ये मानना था कि अगर वो जो है आपके इस रिचुअल को अपनाएंगे तो वो आगे चल करके रीबर्थ लेंगे, और रीबर्थ किस रूप में लेंगे, क्षत्रिय के रूप में, तो वो क्षत्रिय बन जाएंगे। तो इसलिए क्षत्रिय बनने के लिए जो है ऐसा जो है इस रिचुअल को हिरण्य गर्भा जो है आपके एक तरह से रिचुअल किया करते थे। ये जो है इसके जो है आपके एक तरह से फाइंडिंग्स मिली हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं, और ये जो है आपके रीबर्थ में विश्वास करते थे। और इन लोग कहते थे कि हम लोगों का जो रीबर्थ होता है, या ये जो आपके इन लोग अगर गोल्डन वूम अगर कर लेंगे, अर्थात हिरण्य गर्भा का जो है आपके एक तरह से रिचुअल अगर कर लिया जाए जीवन में एक बार, तो उसको जो अगला जीवन मिलेगा या रीबर्थ होगी अगले जीवन में, वो क्षत्रिय बन करके जो है आपके पैदा होगा, ऐसा इनका मानना था। अब जो किंगडम था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आपके रहते थे, तो एक आउटलाइन हमने क्रिएट कर ही दिया है कि सब अलग थलग पड़े हुए थे, सब अपने जो है सुप्रीमेसी के लिए फाइट कर रहे थे, लेकिन इनका जो आपके एक तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसमें किंग जो थे वो सुप्रीम पावर माना जाता था, और उन्हीं अपने आप को जो है आपके एक तरह से टाइटल से नवाजते थे, वो अपना टाइटल ले लिया करते थे। जैसे टाइटल में क्या लिया करते थे, जैसे किंग एडॉप्ट टाइटल्स, जैसे महाराजा टाइटल अपने आप लगा लिया करते थे, या फिर चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती का टाइटल जो है लिया करते थे, तो जिसका मतलब होता है लॉर्ड्स ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तो तीनों लोक के जो है आपके एक तरह से राजा या फिर जो है आपके मालिक, तो तीनों लोक के मालिक जिसका अभिप्राय हुआ तो वो आपके चक्रवर्ती, तो महाराजा चक्रवर्ती जो है आपके इस तरह के टाइटल्स जो है आपके किंग लिया करते थे, इस तरह का जो है आपकी चीजें चलती थी। इसके अलावा जब इतने पावरफुल ये थे, पावरफुल होने के बावजूद भी ये तीनों लोक में सबसे ज्यादा जो है पावरफुल आदमी है, इसके बावजूद भी जैसे हमने आपको बताया कि ये खुद काम नहीं करते थे, बल्कि अपने अंडर में उन लोगों को रखते थे जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, पावरफुल आदमी अपने जो है पूरे रीजन में जो सबसे बड़े पावरफुल आदमी, उन्हीं को सामंत बना देते थे। तो ये क्या होते थे, शेयर्ड पावर विद सामंस ही सारे काम जो है इनको करते थे। फिर तो अब पहली चीज तो ये सामंत होते थे। सामंत जैसे हमने आपको बताया कि सारा पूरा काम जो है रूलर का
कि कोई भी किंग होता था उसका सामंत ही करते थे और सामंत को ही सारी पावर दे दी जाती थी। उसके अलावा ये बड़े चालाकी से काम करते थे, ये इसलिए कि कहीं से कोई जो है आपके एक तरह से आवाज ना उठने पाए। तो ये क्या करते थे, ये साठगांठ कर लेते थे आपस में एसोसिएशन जो पीजेंट्स की होती थी, फार्मर्स की। तो कृषक की जो आपके एक तरह से, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स कब्जे में होते थे, जिनकी जमीनें होती थी, तो जमीन पे काम करने वाले कृषक भी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में कब्जे में हुआ करते थे। तो इसलिए जो सामंत थे, सामंत की जमीनें होती थी और ज्यादातर जो है आपके सामंत जो हुआ करते थे वो आपके जो है इन लोगों को जो है एक तरह से कहा जाए कि पीजेंट्स को, जो फार्मर्स हुआ करते थे, इनको जो है अपने कंट्रोल में रखा करते थे। एक तरह से पूरी पीजेंट्स की एसोसिएशन जो है इनसे जुड़ी रहती थी, शेयर होती थी। फिर ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स भी इनके जो है आपके कांटेक्ट में रहता था। ट्रेडर्स ले लिए जाते थे जिससे कि आपकी जितनी भी ट्रेडिंग हो वो भी इनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि इन्हीं से टैक्स लेना होता था, इन्हीं से जो है वसूली होती थी। आगे चल करके अभी देखते हैं कि ट्रेडर्स ही जो है आपके एक तरह से इनकी रेवेन्यू थी। तो ट्रेडर्स से ये पैसा लेते थे व्यापार करने का, बिजनेस करने का। और ब्राह्मण्स जो होते थे ये रिचुअल्स के लिए काम आते थे, इसलिए ब्राह्मण्स जो थे इनको इसलिए जो है अपने साथ रखते थे कि ये अगर रहेंगे तो ये समय समय पर आपके अच्छी बातों को भी बताएंगे, रूलिंग स्ट्रैटेजी भी बताएंगे और प्लस जो है हमारे रिचुअल्स में भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह का जो है आपके एक तरह से रूलर का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक आउटलाइन आपको बनी होगी। रूलर सुप्रीम पावर था, अपने आप को महाराजा या चक्रवर्ती कहता था और मानता था कि हाँ तीनों जो है लोक में का लॉर्ड है वो। लेकिन ये जब इतना पावरफुल होता था, लेकिन अपने पावरफुल होने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी भी रखता था, सामंत को अपने अंदर में रखता था, पीजेंट्स के एसोसिएशन को रखता था, ट्रेडर्स के साथ अपना एसोसिएशन बनाए रखता था, शेयर करता था, फिर आपके ब्राह्मण्स को भी साथ में रखता था, जिससे कि कोई विरोध न करने वाला हो। तो विरोध जितने करने वाले होते हैं वो सब उनके साथ होते थे। जो रिसोर्सेज मिलते थे वो जो है आपके प्रोड्यूसर्स से मिलते थे। प्रोड्यूसर्स मतलब जो वहां पर आपके खेती कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स जो कि पीजेंट्स होते थे, कैटल कीपर्स होते थे, आर्टिसंस वाले होते थे। तो ये क्या है, जैसे पीजेंट्स आपके फार्मर्स हो गए, कैटल कीपर जो आपके एक तरह से हर्डर्स होते थे, जो कि आपके एक तरह से आपके जानवरों को पालते थे। फिर आपके आर्टिसंस होते थे जो कि एक तरह से क्राफ्टमैन जिनको कहा जाता है, वो आपके हुआ करते थे। और they are compelled to surrender part of what they produced। तो क्या होता था, उनको कंपेल्ड किया जाता था। कंपेल्ड मतलब फोर्सफुली उनसे ये चीज ली जाती थी कि जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे उसका कुछ पोर्शन दीजिए। वो क्या था, ऐसा टैक्स, रेंट ऑफ लैंड। तो ये रेंट के फॉर्म में या टैक्स के फॉर्म में जो है आपके एक तरह से दिया जाता था कि कुछ भी प्रोड्यूस करिए उसका एक हिस्सा हमें दीजिए, वो हिस्सा आपको देना ही देना है। वो क्या होगा, क्योंकि मेनली सारे लोगों का लैंड जो है जो सामंत रखते थे, तो इसलिए वहां पर क्या है कि जो काम करने वाले लोग हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे, लेबर्स हुआ करते थे, वो जितना भी काम करते थे उनसे सब ऐसा रेंट जो है उनसे पैसा लिया करते थे। और रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था, जैसे अभी हमने आपको बताया, सिर्फ ट्रेडर्स से। तो ट्रेडर्स जो है एक तरह से सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। तो जितना भी आपके रेवेन्यू जनरेट होता था वो सब ट्रेडर्स के थ्रू जनरेट होता था। अब ये रेवेन्यू खर्च कैसे होता था, अब जो रिसोर्सेज मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, वो क्या होता था, जो कलेक्ट किया जाता था रिसोर्सेज, वो किस चीज में इस्तेमाल होता था, किंग्स के एस्टेब्लिशमेंट में। जो राजा था, राजा को कहीं पे अगर एस्टैब्लिश करना है, कहीं पर उसका फोर्ट बनाना है, किला बनाना है, या फिर उसके जो है एक तरह से उसके आपके अपब्रिंगिंग में, या उसको जो है एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा जो है आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट, जो टेम्पल बनाए जाते थे या फोर्ट बनाए जाते थे, उसमें पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था। तो जितने भी रेवेन्यूज आते थे वो सबका सब या तो राजा के लगता था और या फिर टेम्पल और फोर्ट में, या तो मंदिर और या फिर जो है आपके एक तरह से किला बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। अब जो लोग करते थे, क्या करते थे, जब एक राजा दूसरे राजा पे फाइट करने जाता था तो सामंत जो होते थे वही आर्मी तैयार करते थे, मिलिट्री तैयार करते थे। तो वो लोगों को ये बताते थे कि देखो हम लोग जा रहे हैं,
वहां से जो लूटपाट होगी उसमें आपका हिस्सा रहेगा, या कहीं पर जा रहे हैं वॉर करेंगे, वहां अगर हम जीत गए तो वहां की पूरी संपत्ति हम लोगों की होगी। इस लालच में लोग जो है आपके जुड़ जाते थे कि हमें इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलेगा वॉर से। तो सामंत लोग इसी तरह से अब जो है अपनी आर्मी पूरी तैयार करते थे, अपनी पूरी मिलिट्री तैयार करते थे, पूरा जो है आपके एक किसी के ऊपर जो वॉर वेज करते थे तो ये करते थे कि फलानी जगह जाएंगे, लड़ाई करेंगे, उसको जीत लेंगे, जीत करके जितनी चीजें आएंगी आप लोगों में बटेंगी। तो आप तो एक तरह से एक लालच होती थी लोगों में कि हाँ हम जाएंगे, फाइट करेंगे, तो वहां से हमें जो चीजें आएंगी वो हमें बटेंगी या मिलेंगी। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से जो एक्सपेक्टेशन थी वेल्थ की या लैंड की, कभी कभी जमीनें भी मिल जाती थी, या बहुत राजा ऐसे हुआ करते थे कि जैसे मान लीजिए कि उनकी टेरिटरी बड़ी हो गई तो क्या करते थे कि अपने ही जानने वाले, अपने ही रिलेटिव, अपने ही जो है जानकार लोग जो हुआ करते उनको किसी लैंड पर जो है आपके जाकर के पूरा पूरा लैंड दे देते थे, या फिर कहीं ना कहीं का लॉर्ड बना देते थे कि पूरा पूरा जो है अपना रीजन संभालने लगे, या फिर उनकी राजा की तरफ से उस पूरे रीजन को देखने लगे। तो ये आपके काम होता था। और जो कुछ ऐसी फैमिली जो उनके दोस्त थे या बहुत करीबी लोग होते थे या रिलेटिव्स थे, तो कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हुआ करती थी। इन्फ्लुएंशियल फैमिली मतलब होता था ऐसी फैमिली जो उनको इन्फ्लुएंस करे, जिसकी वजह से उनको जो है आपके एक तरह से प्रॉफिट हो, या फिर उनकी जो है उनकी वजह से जो है आपके एक बहुत बड़ा जितना भी काम है वो सारा का सारा काम जो है राजा का कोई स्पेसिफिक फैमिली ही करती थी जो उनके बहुत क्लोज हुआ करती थी। तो वो क्लोज लोग कौन होते थे, इर्द गिर्द कौन होते थे, ज्यादातर उनके रिलेटिव्स हुआ करते थे या उनकी फैमिली हुआ करती थी। तो इन्फ्लुएंशियल फैमिली जो थी या क्लोज रिलेटिव्स जो थे वही कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को। तो जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो हर आदमी नहीं करता था, और जो है आपके एक तरह से उसके रिलेटिव किंग के होते थे या फिर जो है आपके प्रोमिनेंट लोग हुआ करते थे। और ये चीज हेरिडेटरी चलती थी कि अगर बाप ये कर रहा है तो उसका बेटे को भी आगे चल करके यही करना है राजा के लिए। तो अगर किसी बाप को जो है आपके रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भेजा गया या जो है उसको जो है आपके स्टीम में डाला गया है, तो ये लड़के को पता रहता था कि हाँ बाप के बाद हमें करना है। तो ये क्या चीज होती थी, ये हमेशा पोजीशंस जो थी होती थी वो हमेशा हेरिडेटरी रहती थी। तो ये सारी चीजें जो है आपके कॉमन थी लगभग लगभग सभी किंगडम्स में, और इसी तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था किंगडम्स का। अब देखिए प्रशस्ति क्या होती थी। प्रशस्ति जो होती थी वो कॉपर की प्लेट हुआ करती थी। कॉपर की प्लेट होती थी, तांबे की, और ये कॉपर की जो प्लेट हुआ करती थी उस पर जो है आपके संस्कृत और तमिल में लिखा जाता था। ये दो भाषाओं में जो है दो लैंग्वेज का यूज करके इस पे लिखा जाता था, और इस पर लिख करके जितने भी रूलर्स के काम होते थे उनको इस पे जो है आपके ब्राह्मण्स लिखते थे। तो ब्राह्मण्स को रूलर्स क्यों रखते थे, इन्हीं प्रशस्तियों को लिखने के लिए। तो ये प्रशस्ति होती थी। प्रशस्ति मीन्स होता है कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट जो है आपके हुआ करती थी जिस पर जो है आपके जो ब्राह्मण्स होते थे वो आपके रूलर की जो है तारीफ लिखा करते थे, उनकी विक्ट्रीज लिखा करते थे कि कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या काम किया अपने एम्पायर में, क्या लोगों के लिए जो है वेलफेयर का काम किया, कौन कौन सी वॉर वेज करी, कौन कौन सी वॉर इन्होंने जो है आपके एक तरह से विक्टोरियस हुए। तो ये सारी चीजें जो डिस्क्रिप्शन होता था पूरे रूलर्स का डिस्क्रिप्शन ये ब्राह्मण्स करते थे प्रशस्ति पे। और इन प्रशस्तियों को जो है आपके एक तरह से रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता था। एक जो है आपके एक तरह से राउंड जो है आपके एक तरह से वायर होता था, उस वायर में एक एक करके प्रशस्ति को पहना दिया जाता था। मतलब एक बार प्रशस्ति लिखी गई तो उसको स्टोर कर लिया जाता था, अगला काम जब रूलर करेगा तो फिर से प्रशस्ति लिखी जाएगी, फिर दूसरा। तो इस तरह से हर एक राजा की ढेर सारी प्रशस्ति होती थी, ढेर सारे कॉपर की प्लेट्स होती थी जिसको पढ़ करके राजा के बारे में सारी चीज इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि उसने अपने रिजीम में क्या क्या काम किया है और किस तरह से किया है। और इस प्रशस्ति को लिखने का रिवॉर्ड जो मिलता था वो राजा क्या करता था, जो आपके किंग्स होते थे वो ब्राह्मण्स को जो है आपके दान दिया करते थे आपके जमीन।
तो जमीन का दान दिया करते थे, तो ये जो है आपके इनको जो है रिवॉर्ड के तौर पे। तो इस तरह से प्रशस्ति जो होती थी, तो ये क्या है कि आपके एक तरह से डिटेल होती थी, एक जो है आपके डिटेल किस चीज की होती थी, पूरे रूलर्स की वर्किंग की होती थी, पूरा रिजीम की होती थी कि कोई भी जो है रूलर कब से कब तक उसने रूल किया है, उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या चीज की है, कौन कौन से उसके जो है आपके इवेंट्स रहे हैं जो उसने जो है अपने उसमें कराए हैं, रिचुअल्स कौन कौन से कराए हैं, सेरेमनीज कौन कौन से कराई हैं, फिर कौन कौन से वॉर जो है लड़े हैं, किस वॉर में वो विक्टोरियस रहे हैं। तो ये सब जितनी भी होती थी, ये सारी चीजें लिखना, ये जो है आपके जो है इसमें किया जाता था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती थी कि राजा के ज्यादातर जो ब्राह्मण हुआ करते थे, तो वो एक तरह से जिसको चाटुकारिता कहा जाता है, मतलब एक फ्लैटरी जिसको कहा जाता है, जिसको बटरिंग कहा जाता है, तो क्योंकि इसके एवज में क्योंकि लैंड मिलती थी, जमीन मिलती थी, तो इसलिए हमेशा राजा को बहुत अच्छा दिखाया जाता था, उनको बहुत ही जो है आपके एक तरह से शूरवीर दिखाया जाता था कि वो बहुत ही वेलिएंट जो है आपके एक तरह से जो है राजा थे, वेलिएंट जो है आपके सोल्जर थे, और जो है उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी। तो ये सारी चीजें क्या थी कि कुछ चीजें ऐसी भी हुआ करती थी कि ब्राह्मण जो होते थे वो अलग से जो है आपके एक तरह से राजा को खुश करने के लिए, रूलर्स को खुश करने के लिए जो है आपके प्रशस्ति पर लिख दिया करते थे। वजह ये होती थी कि उनको रिवॉर्ड में क्या मिलने वाला होता था, लैंड जो है आपके मिलने वाला होता था, जो ग्रांट में मिलता था। अब देखिए, जो वेल्थ थी, मैंने आपको बताया पूंजी, वो थी आपके एक तरह से सबसे सघन आबाद, जो सबसे डेंस पॉपुलेटेड था, और जो आपके एक तरह से कहा जाए कि सोना उगलता था जमीन, कन्नौज की। तो ये कन्नौज का रीजन था, जो आपके जो है उत्तर प्रदेश का जो रीजन होता है, ये पूरा कन्नौज का रीजन हुआ करता है। और ये कन्नौज जो था, ये बहुत ही जो है आपके एक तरह से कहा फर्टाइल सॉइल थी। यहाँ फर्टाइल सॉइल क्यों थी, अभी भी है। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, वजह क्या है, सबसे ज्यादा नदियां हैं, और नदियों की जो आपके एक तरह से नदियों के द्वारा बना हुआ बहुत ही फर्टाइल मैदान है। तो फर्टाइल प्लेन है, बहुत ही उपजाऊ मैदान है गंगा का, और गंगा और उसकी सहायक नदियां जो है उसको बनाती हैं, ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। तो ये कन्नौज के रीजन के लिए एक तरह से आप ये कहें कि बहुत ही ज्यादा फाइट हुआ करती थी। फाइट कौन करता था, जैसे हमने आपको बताया, गुर्जारा प्रतिहार थे, जिनके कस्टडी में ज्यादातर रहा कन्नौज। तो ये जो है आपके रहते पल्लास थे, जो कि ईस्टर्न पोर्शन में, जो वेस्ट बंगाल में थे, बंगाल के क्षेत्र में, जो बांग्लादेश जो आज वर्तमान का है बांग्लादेश है, जो है वेस्ट बंगाल है, तो उस रीजन में जो है आप पल्लास थे, जो कि आपके एक तरह से कन्नौज को देना चाहते थे। और जो राष्ट्रकूटास थे, जो आपके एक तरह से जो है इसको पाना चाहते थे। ये तीनों तरफ से जो है आपके एक तरह से लड़ाई होती थी इन तीनों के बीच में, और इनको ट्राई पार्टाइड स्ट्रगल कहा जाता था, थ्री पार्टी स्ट्रगल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्राई पार्टाइड स्ट्रगल में कौन कौन शामिल होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन शामिल होता है। तो गुर्जारा प्रतिहार एक है, पल्लास एक है, और जो है आपके राष्ट्रकूटास। ये तीन लोग जो हैं आपके, इनको थ्री पार्टी स्ट्रगल कहा जाता है, जो कि हमेशा शुरू से आखिर तक ये होता रहा इनके बीच में। तो गुर्जारा प्रतिहार पहले, दूसरा राष्ट्रकूटास, और तीसरा पल्ला डायनेस्टी। तो ये जो है आपके पल्लास जो होते थे, ये जो है आपके एक तरह से इस पर फाइट करते थे। और यहाँ पर मेनली क्या होता था कि जितने लोग अटैक करते थे, तो माना यह जाता था कि हर एम्पायर में जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं इस रिजीम में, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी वेल्थ ज्यादातर इकट्ठा कहाँ करी, मंदिरों में। मंदिर जो है बहुत वेल्दी बनाए जाते थे, जो जितना भी संपत्ति होती थी सब मंदिर में इकट्ठा की जाती थी। मूर्तियों को बनाया जाता था आपके सोने की, सोने की मूर्तियां बनाई जाती थी, और ये सारी चीजें होती थी। तो इसलिए जितनी भी पावरफुल जो है आपके किंग होता था, उतना पावरफुल वो मंदिर बनाने की कोशिश करता था। तो मंदिरों का बनाना, एक तरह से मंदिर का बनना, वो उसकी स्ट्रेंथ की पहचान होती थी।
कौन कितना जो है आपके विशाल मंदिर बना लेगा, कौन कितना उसमें वेल्थ लगा देगा, तो वो वेल्थ लगी हुई दिखाई पड़ती थी। तो ये जो है एक तरह से किसी भी एम्पायर में अगर उसकी संपत्ति देखना होता था तो उसकी संपत्ति देखने के लिए आप उसके मंदिर को अगर आप देख लें, वो उसकी संपत्ति हुआ करती थी। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े मंदिर हर एम्पायर, हर किंगडम में आपके बनने लगे, और हर राजा अपने जगह पर जो है आपके किंगडम में जो है आपके मंदिर बनाता था। इसलिए जब एक राजा दूसरे राजा पर कभी भी वॉर वेज करता था, लड़ाई करता था, तो सबसे पहले अटैक किस पे करता था? मंदिरों पे। कोई भी होता था, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आपके यही तीन लड़ रहे हैं आपस में, कोई भी वॉर जब भी लड़ता था हमेशा मंदिर पर अटैक करता था। मंदिर पे अटैक करने का मतलब ये होता था कि उसको जो है वेल्थ मिलती थी, वहां से संपत्ति मिलती थी। और ये जो है आपके एक तरह से अगर देखें तो अटैक वेल्थ की वजह से टेम्पल्स पर होते थे। तो जितने भी आपके इस रीजन में अटैक हुए वो सब वेल्थ की वजह से हुए। और ये सिर्फ आपके ऐसा नहीं, आपस में इन लोगों के अटैक भी, एक राजा जब दूसरे राजा, एक किंगडम जब दूसरे किंगडम पर अटैक करता था तो मेनली क्या करता था? वो कोशिश ये करता था कि उसके मंदिर पर अटैक करे और वहां पे जितनी वेल्थ है वहां से निकालना है। तो ये जो है आपके हर जो है किंगडम की एक ये पहचान हुआ करती थी, और वही एक तरह से वेल्थ का सेंटर हुआ करता था। तो इसलिए जितने भी वॉर हुए हैं 7th सेंचुरी के बाद से, जितने भी वॉर हुए हैं, तो आप देखेंगे जब भी कोई वॉर होता था तो हमेशा क्या करता था आदमी? हमेशा मंदिरों पर अटैक करता था। मंदिरों पर अटैक करके जो है उसमें रखी हुई पूंजी जो होती थी, वेल्थ जो होती थी, जो उसमें लगी हुई पूंजी होती थी, वेल्थ होती थी, उन सबको जो है अब कॉन्फिस्केट कर लेता था, अपने हिस्से में ले लेता था। अब जैसे कहा जाता है, जैसे मोहम्मद गजनी जो थे, मोहम्मद गजनी ने अब तक 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार जो है आपके एक बार जो है आक्रमण किए थे, और ये 17 बार जो आक्रमण किए वो हमेशा क्या है कि वो आता था इन्हीं मंदिरों पर आता था, मंदिरों के वेल्थ को लेता था और लेकर के चला जाता था। क्यों? क्योंकि वेल्थ कहां पर होती थी? मंदिर में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आपके मोहम्मद गजनी ले गए, आपस में इन लोग लड़ते भी थे तो एक दूसरे के मंदिर पर ही अटैक करते थे। तो मेनली क्या होता था? मंदिर जो था वो एक सेंटर था वेल्थ का, और जब कोई एक राजा दूसरी राजा के ऊपर अटैक करता था तो मोहम्मद गजनी क्या करते थे? यहां पर सोने को लेने आते थे। तो क्योंकि पहले के जमाने में जो भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो गोल्ड बहुत ज्यादा था। तो जितने भी आपके मंदिर, सोमनाथ का मंदिर था, सोमनाथ के मंदिर भी कितनी बार अटैक किया जो है मोहम्मद गजनी ने, और वहां से जितने भी सोना था वहां से लेकर के गए। गुजरात के जो मंदिर है वहां पे अटैक करके वहां पर लेकर के गए। तो मोहम्मद गजनी जो था वो जो है आपके एक तरह से 17 बार उसने आक्रमण किए, और 17 बार आक्रमण करके हर साल आता था, आक्रमण करता था, मंदिरों से जो है आपके वेल्थ निकालता था और चला जाता था। और उस वेल्थ से उसने अफगानिस्तान के रीजन में एक बहुत बड़ा गजनी का क्षेत्र जो है पूरा जो है आपके शहर बसाया। गजनी शहर जो बसा हुआ है, ये गजनी शहर जो है आपके अफगानिस्तान में बसा हुआ है, ये मोहम्मद गजनी ने बसाया। तो अपने नाम पर ही जो है गजनी जो है आपके उसमें बताया। तो जैसे आप देखते हैं फिल्म में क्या हो गया, अब महमूद गजनी के साथ क्या है? महमूद गजनी को बताया जाता है कि 1997 से लेकर के 1030 के बीच में उसने जितनी बार भी रेड करा इंडिया में, वो ज्यादातर जो है आपके मंदिरों पर किया, जिसपे सोमनाथ का मंदिर और गुजरात के मंदिर पर जो है अटैक किया। सिर्फ यही नहीं, महमूद गजनी तो करते ही थे, मोहम्मद गौरी भी जो है आपके कई बार अटैक किया उन्होंने, वो भी मंदिर पर अटैक करते थे। वजह ये थी कि वेल्थ चाहिए होता था, तो ये वेल्थ लेने के लिए आते थे। और इन महमूद गजनी ने जो वेल्थ अपना यूज किया वो कहां यूज किया? जो गजनी शहर बसाया वो, जैसे आप फिल्म देखते हैं, फिल्म में गजनी फिल्म है, तो गजनी नहीं है, वो गजनी है। वो एक्चुअल में गजनी हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल में गजनी नाम है। तो गजनी जो है ये एक तरह से आपके पूरे जो है एक तरह से अंपायर या पूरी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी है जो अफगानिस्तान में जो है पूरी बसी हुई है। और ये सारी की सारी जो आपकी सिटी है, इसको बसाने वाले जो थे वो महमूद गजनी थे। तो महमूद गजनी ने इसको बताया। फिर उसके बाद महमूद गजनी ने ही अपने साथ हमेशा अल बरूनी को रखा। अल बरूनी जो थे वो बहुत बड़े पोएट थे,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है आपके पूरे रीजन में जितना भी आपके रीजन था उनके बारे में जो है खूब लिखा है और हर एक चीज जो है आपके एक्सप्लेन की है इन्होंने। और इन्होंने पर्शिया की लैंग्वेज यूज की है, पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और पर्शियन लैंग्वेज को इस्तेमाल करके इन्होंने जो है इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें, जिसमें जो है आपके हिंद का जिक्र है और हिंद की बात भी कही गई है, तो इसलिए पूरा इंडिया के बारे में इन्होंने, सब कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा अकाउंट लिखा है अल-बरूनी ने। और किताब का जो नाम है वो है किताब अल हिंद, जो इन्होंने अरेबिक में लिखा है। तो अरेबिक में लिखी हुई किताब किताब अल हिंद है, तो ये जो है आपके अरेबिक में लिखा है। और ज्यादातर इनकी जो आपके एक तरह से लेख थे वो सब पर्शियन लैंग्वेज में थे, ये पर्शियन लैंग्वेज का यूज करते थे या अरेबिक लैंग्वेज का यूज करते थे जो आपके अल-बरूनी थे। तो अल-बरूनी उस रीजन के, उस टाइम के बहुत बड़े जो है आपके एक तरह से कहा जाए राइटर थे, जो कि आपके एक तरह से पोएट भी थे, राइटर भी थे, जो चीजों का डिस्क्रिप्शन बहुत बखूबी लिखा करते थे। तो ये किसके रिजीम में थे, ये इन्हीं महमूद गजनी के जो है रिजीम में थे। और महमूद गजनी के समय ही जो है इन्होंने जो है काफी कुछ हिंद के बारे में लिखा, इंडिया के बारे में लिखा। अब देखिए जो आपके एक तरह से ये चाहमनास थे, चाहमनास जो थे, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये रीजन किसको पकड़ते थे, ये दिल्ली और अजमेर वाला रीजन जो आपके रीजन है वहां पर ज्यादा जो है इन्होंने जो है इसको पकड़ा। यही राजपूत बने, इन्हीं से जो है आपके डराइव हुए राजपूत। तो चाहमनास जो थे, जिनको बाद में चौहान कहा गया, तो चौहान जो पृथ्वीराज चौहान, जिनके जो है आपके एक तरह से जो है दिल्ली सल्तनत से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज चौहान थे, तो वो जो है आपके चाहमनास से ही जो है आपके संबंधित थे। तो चाहमनास ही चौहान थे जो दिल्ली और अजमेर में जो है आपके प्रोमिनेंट पोजीशन जो है आपके लिए हुए थे। इन्होंने, चौहान ने क्या किया कि वेस्ट और ईस्ट में बढ़ने की कोशिश तो करी, लेकिन चालुक्यास, गुजरात के जो चालुक्यास थे, उन्होंने इनको बढ़ने नहीं दिया। और गाहदावलास जो थे, वेस्टर्न यूपी के गाहदावलास जो थे, उन्होंने भी इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो यूपी के आगे ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ने दिया और वेस्ट की तरफ जो है आपके एक तरह से चालुक्यास ने इनको बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अपने उत्तर के रीजन में, नॉर्दर्न पोर्शन में ही आपके बसे रहे। तो जहां पे दिल्ली है, दिल्ली के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ इनका जो है रोक लग गई। तो चालुक्यास यहां थे और गाहदावलास जो थे वो यहां पर वेस्टर्न पोर्शन में इनको रोक रहे थे, ना तो इनको ईस्ट की तरफ बढ़ने दे रहे थे, ना वेस्ट की तरफ बढ़ने दे रहे थे, इसलिए दोनों तरफ से ये आपके रुके हुए थे। जो सबसे चाहमनास जो है, चौहान जिनको कहा जाता है, उनके जो बेस्ट जो आपके रूलर थे, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे, वो पृथ्वीराज चौहान जिनको कहा जाता था। तो पृथ्वीराज थर्ड जिनको कहा जाता था, उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था, जो कि आपके थे। और इन्होंने, जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्हीं से मोहम्मद गौरी की जो है 1191 में जो है आपके युद्ध हुआ था। और इन्होंने जो है आपके पहली बार जो है पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन अगले ही साल मोहम्मद गौरी ने फिर से अटैक किया और फिर से अटैक करके फौरन ही जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है डिफीट दी। तो पहली जो वॉर हुई थी ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान ने उसको खदेड़ दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी फिर अगले वर्ष आता है, अगले साल आता है और अगले साल आकर के और पूरी तरह से जो है पृथ्वीराज चौहान को डिफीट दे देता है और पूरे रीजन पे जो है आपके एक तरह से जितना भी यहाँ पर सामान था या जितनी भी आपकी संपत्ति थी वो सब लेकर के वापस चला जाता है। तो ये जो है आपके 1192 में था, 1192 में। तो 1191 में मोहम्मद गौरी हार गए थे, लेकिन 1192 में ये पृथ्वीराज को हरा करके फिर से विक्टोरियस हो गए थे एक साल के बाद। क्योंकि लगभग इन लोग, महमूद गजनी भी और मोहम्मद गौरी भी, ये लगभग हर साल जो है आपके अटैक किया करते थे। तो ये एक तरह से ये पूरा बना हुआ था कि जो है आपके जो अटैक हुआ करता था ये सिर्फ वेल्थ के लिए हुआ करता था, लोग वेल्थ लेकर के यहां से चले जाते थे। चोलास को अगर आप देखें तो चोलास, जैसे हमने आपको बताया कि दक्षिण भारत में
एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन को इन्होंने कर रखा था। ये पूरी इनका जो है आपके रीजन था, जो मेन जो है आपके ये पूरे रीजन पर होते थे। तो ये जो है आपके रीजन पे रहते थे, लेकिन जैसे चेरास थे वो आपके यहाँ पर जो है उसी टाइम में रहा करते थे, जो कि आपके चोलास थे जो तमिलनाडु में थे, तो चेरास जो थे वो आपके केरला के रीजन में आपके यहाँ पे थे। यहीं पर तमिलनाडु के नीचे पांड्यास थे, पांड्यास को एक तरह से चोला ने ही जो है कैप्चर कर लिया पूरी तरह से, और फिर पूरी डायनेस्टी चोलास की हो गई। तो दक्षिण भारत के सबसे प्रोमिनेंट अगर डायनेस्टी कहा जाए, सबसे स्ट्रेंथियस डायनेस्टी कहा जाए, पावरफुल डायनेस्टी कहा जाए, तो वो चोलास थे। इवन राष्ट्रकूटास से भी ज्यादा जो है आपके एक तरह से प्रोमिनेंट ये थे। इनमें अगर इनकी जो है उसको देखें तो मुतरैया जो है आपके चीफली फैमिली थी इसकी, मतलब सबसे प्रोमिनेंट फैमिली थी, बहुत ज्यादा धनी लोग थे ये मुतैयर जो थे ये आपके चीफली फैमिली थी। तो इसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन हम ना कर पाए, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके एक तरह से याद नहीं होते और बोले नहीं जाते। तो मुतरैयार जो थे ये एक तरह से चीफली फैमिली थी, और वही पूरी तरह से चोलास को कंट्रोल करती थी। तो उन्हीं के हाथ में पावर था। और पूरी जो कावेरी नदी थी, कावेरी नदी का पूरा डेल्टाई रीजन, जो पूरा रीजन था, ये पूरा का पूरा जो है इन्हीं के पावर में था हमेशा से। मतलब ये रीजन इन्होंने कावेरी के डेल्टा वाला कभी नहीं छोड़ा। बाकी और रीजन में तो ये जो है आपके इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया भी, और कहीं कहीं पर जो है इनका एम्पायर कम भी हुआ, लेकिन मेन जो रीजन इनका था तो कावेरी बेसिन था। तो कावेरी का जो डेल्टा रीजन था वो था। मुतरैयार जो थे ये तो आपके सबऑर्डिनेट थे किसके, पल्लव के थे। लेकिन उसी के बाद जो क्या हुआ कि विजयालया जो थे वो चोला के एंशियंट टाइम में थे, मतलब वो चोलास से पहले थे। और ये जो थे आपके एक तरह से ये कहा जाए कि उन्होंने धीरे धीरे करके आपके एक तरह से पूरे जो है आपके चोला को कैप्चर कर लिया। तो पहले किसके, मुतैयार जो थे ये आपके एक तरह से आपके प्रोमिनेंट फिगर थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो है आपके जो सबऑर्डिनेट विजयालया थे, ये विजयालया जो थे इन्होंने जो है आपके पोजीशन को कैप्चर किया और इनको हटाया, पूरा डेल्टा को पूरा कैप्चर करके। तो ये जो है इन्होंने जो बिल्ड किया वो क्या था, थंजावुर का टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थंजावुर का जो आपके थंजावुर जो एक जगह है, वो वहां पर जो टेम्पल है वो बहुत बड़ा टेम्पल माना जाता है, और वो गॉडेस निशुभंसुदनी का जो है आपके मंदिर होता है। और बहुत बड़ा मंदिर जो है आपके एक तरह से उन्होंने बनाया, दक्षिण भारत का सबसे बड़े मंदिर के फॉर्म में जो है पाया जाता है। और विजयालया ने क्या किया, फिर अपने अंपायर को बढ़ाया, और बढ़ा करके जो आपके पल्लवास का जो आपके तरह जो आपका रीजन था वो पूरा कैप्चर किया, और कैप्चर करके अपने पूरे जो है आपके साम्राज्य को, एम्पायर को एनलार्ज करते चले गए। तो ये जो है आपके चोलास के साथ था। उसके बाद जो आपके चोलास के जो सबसे पावरफुल राजा थे, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, राजा राजावन सबसे ज्यादा पावरफुल राजा थे, और ये थे आपके 985 में, 985 में। तो ये जो है आपके एक तरह से 985 एडी की बात है, और ये जो है आपके चोला के सबसे बड़े राजा थे। और इन्होंने ही एक तरह से कहा जाए कि अपने जो चोला का सबसे बड़ा अंपायर रहा है वो इन्हीं के रिजीम में रहा है। और फिर इनके बेटे राजेंद्र जो थे वो जो है उन्होंने, राजेंद्र वन जो राजा के बेटे थे, इन्होंने फिर उसको जो है आपके पूरे साम्राज्य को संभाला। इन्होंने क्या किया, राजा वन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन था पूरे एम्पायर का, इसको जब पहली बार इन्होंने जो है अपने पूरे एम्पायर को संभाला, तो इन्होंने पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया हर तरह से, प्लान्ड वे से, मतलब पूरी आर्मी रीऑर्गेनाइज किया, अपना जो सिस्टम होता था अब वर्क करने का, या पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे वो इन्होंने किए, और हर एक एंगल से अपने आप को इकोनॉमिकल, सोशल और जो है आपके एक तरह से हर तरीके से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। और उसी चीज को बिल्कुल फॉलो किया राजेंद्र।
तो राजेंद्र वन जो थे उन्होंने भी वही चीजें जो है कंटिन्यू करी और सारी पॉलिसीज जो है आपके एक तरह से इन्होंने लगाई। और जैसे राजेंद्र के लिए बताया भी गया, हमने बताया भी था आपको कि गंगा वैली तक ये गए जो है उत्तर भारत में अगर देखा जाए, श्रीलंका में ये गए और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक ये पहुंचे और वहां जाकर के इन्होंने अपने जो है आपके साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करी और वहां तक पहुंच गए और उस रीजन तक जो है आपके जाने, इंडिया का कोई भी जो है आपके आदमी श्रीलंका तक नहीं पहुंचा, लेकिन श्रीलंका तक पहुंचने वाले ये चोलास थे जो कि आपके श्रीलंका तक पहुंचे और वहां पर जाकर के उस रीजन को अपने कब्जे में लिया। अब देखिए इसी चोलास के रिजीम में जो आपके, जैसे हमने आपको कहा बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, वो आपके, तो तंजावुर का मंदिर जो था ये राजा वन ने ही बनाया था। और ये प्रश्न, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तंजावुर का मंदिर, क्योंकि साउथ इंडिया का अगर देखें तो बिगेस्ट टेंपल है और साउथ इंडिया का बहुत ही प्रोमिनेंट टेंपल है जो कि बनाया गया इनके द्वारा। और फिर राजेंद्र जो इनके बेटे थे राजा के, तो इन्होंने चोलापुरम में गंगाईकोंडा चोलापुरम जो था वहां पर आपके मंदिर को जो है आपके बनाया। तो ये दो मंदिर जो थे ये आपके बनाए गए। दूसरी चीज ये कि चोलास के जो टेंपल थे वो क्यों बनाए जाते थे, रीजन क्या था? तो टेंपल एक तो आपकी भव्यता को दिखाने के लिए, एक जो है आपके पावर को दिखाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि चोलास ये मानते थे कि जो मंदिर होता है वही सेंटर होता है और वही हर एक चीज का केंद्र होता है, इसलिए पूरा का पूरी इनकी जो साम्राज्य होता था वो मंदिर के पास ही होता था। वहीं पर दुकानें लगती थी, वहीं पर ट्रेडर्स होते थे, वहीं पर ट्रेडिंग होती थी, वहीं पर लोग इकट्ठा होते थे, सारी चीज वहीं पर होती थी। तो इन दोनों राजाओं का ये मानना था कि जितनी भी, चाहे वो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल कोई भी एक्टिविटी हो, वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, चाहे सोशल एक्टिविटी हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटी हो, वो सब के सब मंदिर से कंसर्निंग होती थी। इसलिए जितनी भी रिचुअल्स होते थे, सेरेमनीज होती थी, वो ज्यादातर मंदिर में ही या उसके प्रेमिसेस में की जाती थी, उसके आसपास के रीजन में ही की जाती थी। और वहीं पर, और जितना भी आपके एक तरह से उस रीजन से जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो उन्हीं के ऊपर खर्च कर दिया जाता था जो वहां उस मंदिर के रीजन में रहते थे, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है लगाया जाता था। इसलिए बहुत खुशहाली थी उस रीजन में और हर इंसान बहुत खुश था चोलास के जो है रीजन में। तो चोलास टेंपल जो था वो क्या था, एक न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट था, मतलब कि वहीं पर भीड़ भाड़ होती थी, वहीं पर सेटलमेंट था। सेंटर ऑफ क्राफ्ट्स प्रोडक्शन, जितनी क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था, जितनी जो है आपके एक तरह से चीजें क्राफ्ट वर्क होता था, बनाने वाले जितनी चीजें होती थी वो सब वहीं पर बनता था। प्रोडक्शन ऑफ लैंड, लैंड पर जितना भी प्रोडक्शन होता था वो सब जो है प्रोडक्शन किस चीज में इस्तेमाल होता था? मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, जो कहां पे, वहां पे रहते थे, मंदिर के आसपास के रीजन में रहते थे। तो टेंपल्स को क्या माना जाता था? हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ये बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है जो चोलास डायनेस्टी में देखा गया। तो इस पे आपके जो है कंपटीशन के एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस रिजीम में हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ जो है टेंपल को माना गया, या टेंपल को माना गया। तो किसने माना? तो वो चोला डायनेस्टी थी जिसने इसको माना है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चोला डायनेस्टी की थी, ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज बनाना। ब्रॉन्ज वर्क जो था वो, ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा जिसको कहा जाता है। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? तांबे को टिन के साथ मिला करके, कॉपर और टिन के मिश्रण से कॉपर और टिन मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता है और ब्रॉन्ज के इमेजेस बनाए जाते थे। ये जो है ये एक तरह से कहा जाए वर्ल्ड वाइड चोला ब्रॉन्ज इमेजेस जो थे ये फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड माने जाते हैं। फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, इनसे बेहतर वर्ल्ड में कहीं पर जो है आपके इस तरह के इमेजेस नहीं बन पाते थे। ये खूबसूरत इमेजेस इस तरह से जो है, जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो ये आपके जो है इमेज बनते थे। तो ये ब्रॉन्ज के इमेज हुआ करते थे जिसपे कार्विंग हुआ करती थी, आपके पॉलिश हुआ करती थी और स्ट्रक्चर ऐसा बनाते थे कि इस तरह की जो आपके एक तरह से
कार्विंग थी या इस तरह की जो आर्ट थी वो दूसरी जगह कहीं मिलती नहीं थी। तो ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज जो थे, और ये स्टैच्यूज क्या होते थे, दोनों डेटीज के भी होते थे, डिवोटीज के भी होते थे, दोनों के आपके होते थे। तो उसमें जो है आपके भगवान के भी होते थे और जो भक्त होते थे उनके भी एक तरह से जो है आपके एक तरह से स्टैच्यूज बनाए जाते थे। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये एक ऐसा वर्ग था ब्रॉन्ज स्टैच्यू वाला, ये जो कि वर्ल्ड में एक कहा जाए कि सबसे फाइनेस्ट माना जाता था। और ब्रॉन्ज स्टैच्यूज, ये कहा भी जाता है कि ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज जो बनना स्टार्ट हुए वो चोला ने ही सिखाया पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को छोड़िए पूरे वर्ल्ड को सिखाया कि कैसे जो है स्टैच्यूज को बनाया जाता है। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि ब्रॉन्ज स्टैच्यू में कौन ज्यादा प्रोमिनेंट लोग हुआ करते थे या कौन किसके रिजीम में सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज के स्टैच्यूज बनते थे, तो वो आपके फाइनेस्ट बनते थे आपके चोला रिजीम में। अब देखिए उस रीजन में, चोलास के रीजन में कल्चरल एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कैसा था, क्योंकि रीजन जो था आपके एक तरह से कावेरी नदी थी, कावेरी नदी का पूरा डेल्टाई क्षेत्र था, इसलिए नदी तो थी ही। वहां पर कुछ ऐसे रीजन थे जहां पे नदी नहीं पहुंचती थी, जहां पे सूखा रहता था, वहां पे बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे। टैंक्स बना करके रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था, रेन वाटर को रोका जाता था और रेन वाटर को इकट्ठा करके उस टाइम यूज किया जाता था जिस टाइम ड्राइनेस होती थी, जब वर्षा नहीं होती थी, रेनफॉल नहीं होती थी, तो उस टाइम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो टैंक्स बनाने का जो काम है, सदर्न इंडिया में आज देखेंगे ढेर सारे टैंक्स हैं। तो उसकी रीजन ये है कि सदर्न इंडिया की जो नदियां हैं उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं, नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं। तो नॉन पेरिनियल रिवर्स होने की वजह से टैंक सिस्टम बहुत है। तो टैंक सिस्टम क्या करता है कि जो सीजनल रेनफॉल होता है उसके वाटर को हार्वेस्ट करता है, रोकता है, इकट्ठा करता है और इसको जो है आपके एक तरह से जो है इरिगेशन के पर्पज से यूज किया जाता है। तो इरिगेशन के पर्पज से अगर देखा जाए तो वेल भी थे, कुएं भी थे, नदी भी थी जहां से नहरें निकाली गई थी, कनाल्स भी थे जहां पे आपके जो है एक तरह से इसको निकाला गया था। और जो आपके एक तरह से कनाल्स थे या इस तरह के जो आपके एक तरह से नदी से जो पानी निकाला जाता था उसमें चैनल बनाए जाते थे, चैनल के थ्रू इसको पास किया जाता था। और चैनल के थ्रू जब ये पास होता था तो चैनल के पास आसपास बहुत फर्टाइल सॉइल जम जाती थी, बहुत उपजाऊ मिट्टी जमती थी। तो इसलिए आसपास के रीजन में बहुत उपजाऊ मिट्टी इकट्ठा होती थी जब चैनल के थ्रू इसको गुजारा जाता था। तो ये एक फर्टाइल सॉइल जो है आपकी होती थी और जिसमें क्या होता था, धान की खेती होती थी, राइस जो है आपके प्रोडक्शन किया जाता था बहुत ज्यादा। तो ये चैनल वाटर से राइस का प्रोडक्शन होता था, राइस का इरिगेशन किया जाता था इसमें। तो तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु जो है आपके एक तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में अगर हम देखें तो ये इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी, लार्ज स्केल कल्टीवेशन यहाँ पर होता है 5th और 6th सेंचुरीज में खासतौर से आप देखेंगे तो ये हुआ है। और यहाँ पर क्या हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट को काट करके जो जमीन है उसको लेवल कर दी गई, तो लैंड लेवल कर दिया गया, फॉरेस्ट को काट दिया गया जिससे कि आपकी कृषि हो सके, एग्रीकल्चर हो सके। फिर इसके बाद जो नदियां हैं, नदियों से रीजन में बाढ़ ना आए, बाढ़ ना आने के लिए जगह जगह पे एम्बैकमेंट बनाए गए। एम्बैकमेंट क्या होता है, आपके इस तरह से जो है आपके पूरे पूरे रीजन जो कि नदी के आसपास के रीजन में बनाए जाते हैं, जहां पे आपके जो है ऊंचे ऊंचे जो है आपके मिट्टी और उससे बना दिया जाता है, वहीं पर आपके पेड़ पौधे उग जाते हैं जिसकी वजह से नदी का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता। तो इसको रिवर्स के एज पर जो ये बनाया जाता है इसको एम्बैकमेंट कहते हैं। तो एम्बैकमेंट का जो है आपके एक तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता था जिससे कि फ्लडिंग ना हो, बाढ़ ना आए, जहां पर रिहायशी क्षेत्र होते थे, जहां पर लोग रहते थे, वहां से बाढ़ से बचाया जा सके, तो एम्बैकमेंट का यूज किया जाता था। और कनाल्स जो आपके बनाए जाते थे, नहरें बनाई जाती थी, उसी से पानी को लेकर के जाते थे फील्ड्स तक और वहां क्या करते थे, इरिगेशन जो है आपके किया करते थे। तो कनाल्स के थ्रू जो है पानी जो है आपके पहुंचाया जाता था खेतों तक, जिससे कि आपके जो है खेती हुआ करती थी। और 2 क्रॉप सिस्टम हुआ करता था, साल में 2 फसलें काटी जाती थी, एक फसल तैयार होती थी, कटती थी, दूसरी फसल फिर लगा दी जाती थी। तो एक साल में 2 फसलें काटी जाती थी। तो ये जो है आपके एक तरह से सिस्टम होता था इरिगेशन का और एग्रीकल्चर का
जो है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के रीजन में। अब जैसे इरिगेशन के लिए हमने बताया कि वैरायटी ऑफ मेथड्स थे, वैरायटी में ई होगा, आई, वैरायटी ऑफ मेथड्स थे, जिसमें से वेल जो है कुएं को खोदा जाता था, कुएं भी होते थे, कैनाल्स का सिस्टम होता था, टैंक होता था जो कि वो रेन वाटर को कलेक्ट करता था, ये सारी चीज। और इरिगेशन जो है आपके, इरिगेशन की प्लानिंग की जाती थी, और ये प्लानिंग कौन करता था? रूलर्स करते थे, इंपॉर्टेंट पर्सन करते थे। तो इसमें जो है आपके एक तरह से इरिगेशन, क्यों? इसलिए क्योंकि पूरे जो है आपके एम्पायर या पूरे किंगडम का जो है आपके एक तरह से जो इनकम हुआ करती थी, या मेन जो ऑक्यूपेशन लोगों का हुआ करता था, वो था क्या? एग्रीकल्चर। तो क्योंकि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, ज्यादातर लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, ज्यादातर प्रोडक्शन जो है उससे होता था, उसी से लोगों का पेट भरता था। तो इसलिए उसमें रूलर्स भी और जितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे वो सब उसमें इन्वॉल्व होते थे इरिगेशन की प्लानिंग करने के लिए, कि कहीं से जो है आपके एक तरह से इरिगेशन कमजोर ना पड़े, जिससे कि हम जो है आपके एक तरह से प्रोडक्शन कम ना होने पाए, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हम लोग ले सकें। इसलिए जो प्लानिंग रहती थी वो आपके एक तरह से रूलर्स की रहती थी, मतलब प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की रहती थी, कहीं पर कोई कमी ना होने पाए और कोई एक्शन ऐसा ना हो कि हाँ जो है न ले पाए, जिसकी वजह से जो है इरिगेशन फैसिलिटी हैम्पर करे। तो इरिगेशन का बेस्ट यूज हो, जिससे कि प्रोडक्शन जो यील्ड रहे वो मैक्सिमम रहे, तो ये जो है आपके प्रयास होता था। इसीलिए लोग, रूलर भी, प्रोमिनेंट लोग भी इंटरेस्ट लिया करते थे इसकी प्लानिंग में, इरिगेशन में। अब ये टोटल एम्पायर का, जो टोटल एम्पायर था, खासतौर से चोला रिजीम में अगर आप देखें तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम लोग देखें तो सेटलमेंट ऑफ द एम्पायर अगर देखा जाए तो वो ये एक तरह से पूरा तमिलनाडु का रीजन था जो आपके देखा जाता था, और तमिलनाडु के रीजन में पूरा सेटलमेंट था। खास तौर से जो डेल्टाई रीजन थे, डेल्टा के रीजन थे, जो कि आपके कावेरी के डेल्टा के रीजन थे, वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड थे, वहीं पर लोग ज्यादा जो है आपके रहते थे, और वहां पर जो है आपके कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा होता था, और प्रोडक्शन भी जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा होता था, जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड से जो है होता था। उसकी वजह क्या थी? इरिगेशन फैसिलिटी बहुत उच्च क्वालिटी की अवेलेबल थी। तो उसमें क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा कि इसमें खुद रूलर और कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज प्लान करते थे इरिगेशन को, तो इस वजह से ऐसा होता था। ग्रुप ऑफ विलेजेस, विलेज के ग्रुप को नाडु कहा जाता था। आज तमिलनाडु क्यों कहा जाता है? तो तमिलनाडु नाम इसीलिए पड़ा है, नाडु क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस जहां तमिल भाषा का प्रयोग होता है वो तमिलनाडु कहलाता है। तो तमिलनाडु स्टेट का नाम कैसे पड़ा है? इसी तरह से पड़ा है कि नाडु में जिस होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, और ग्रुप ऑफ विलेजेस में जहां तमिल भाषा का प्रयोग होता है, तमिल भाषा बोली जाती है, तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, इसीलिए आज उस स्टेट का नाम तमिलनाडु है। तो जो विलेज काउंसिल हुआ करता था, और नाडु जो आपके ग्रुप ऑफ जो है आपके एक तरह से विलेजेस हुआ करते थे, उसको कलेक्टिवली देखने वाले जो कलेक्ट्रेट होते थे, जो आपके एक तरह से जजेस हुआ करते थे, वो टैक्सेस को जो है अपने जो है एक तरह से वहां पे एक तो जस्टिस के लिए जो है जजेस को बनाया गया था, मतलब कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रखी गई थी कि जो इस तरह का जजमेंट करें, इस तरह का काम करेंगे, जिससे कि आपके किसी भी जो आपके रहने वाले एम्पायर में पूरे जितने लोग हैं, ऐसा ना हो कि किसी के साथ इनजस्टिस हो। तो इनजस्टिस को रोकने के लिए इस तरह के जजेस का फॉर्मेशन था। और जो है आपके जो विलेज काउंसिल थी, काउंसिल क्या होती थी, वहां पे प्रोमिनेंट लोग जो कि सीनियर लोग हुआ करते थे, उनसे मिल करके विलेज काउंसिल बनाई जाती थी। तो विलेज काउंसिल और ग्रुप ऑफ विलेज के कुछ लोग जो आपके हुआ करते थे, तो उन लोग मिल करके ये सारा काम किया करते थे, चाहे वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज हो, चाहे कलेक्शन ऑफ टैक्स हो, ये सारी चीज जो है आपके किया करते थे। जो रिच पीजेंट्स थे, इनको विल्ला कहा जाता था, विल्ला कास्ट के थे। तो विल्ला जो है एक तरह से एक कास्ट है जो कि आपके रिच पीजेंट्स की है। तो रिच पीजेंट्स को, मतलब जिस तरह से कास्ट सिस्टम चलता है, तो एक कास्ट विल्ला है जो आपके एक तरह से तमिलनाडु में पाई जाती है, और ये पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं किसको? नाडु को। तो ये जो है आपके विल्ला जो कास्ट होती है, यही जो है नाडु को कंट्रोल कर, नाडु मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस को
पूरे रीजन को। और ये कंट्रोल तो ये करते हैं, लेकिन वो किसके अंडर में रहता है? चोला गवर्नमेंट के अंदर में। कुछ इस तरह का 2 टियर सिस्टम बनाया गया था। 2 टियर सिस्टम इस तरह से बनाया गया था कि जो चोला एम्पायर था या राजा जो था, जैसे राजा वन थे, राजेंद्र वन थे, तो ये आपके एक तरह से किसको डिप्यूट करते थे? ये आपके वेल्ला कास्ट में जो है आपके एक तरह से पूरा जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे वेल्ला कास्ट के, उनको जो है आपके एक तरह से कंट्रोल दे दिया जाता था। वही जो है आपके सारे रेवेन्यूज, सारे टैक्सेस जो है कलेक्ट करते थे, और वही जो है आपके एक तरह से हर तरह का डिसीजन लिया करते थे। लेकिन वो किसके अंडर में रहते थे? चोला जो है एम्पायर के अंडर में रहते थे, जो भी गवर्नमेंट होती थी उसके अंडर में। चोला किंग जो है आपके इस काम को करने के लिए, चोला जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे? वो टाइटल्स दिया करते थे इन जो है आपके प्रोमिनेंट लोगों को, जो उनकी देखभाल करते थे, उनको बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे। तो ये टाइटल्स मिलता था जिसकी वजह से वो खुश होते थे, या उनकी पावर और बढ़ती थी, उनकी ख्याति बढ़ती थी, वो फेमस होते थे। तो डिफरेंट टाइटल्स भी इन लैंड ओनर्स को दिया जाता था। तो अब जैसे आपके एक तरह से मोवेंदा वेलन जो है आपके एक तरह से टाइटल था एक पीजेंट को, जो कि जो है आपके एक तरह से किंग्स को, 3 किंग्स को जो है आपके एक तरह से सर्व कर रहा हो, तो उसको जो है मोवेंदा वेलन कहा जाता है आपके इसमें। तो ये जो है आपके एक तरह से, अब जैसे चीफ जो हुआ करते थे उनको क्या टाइटल दिया जाता था? चीफ को टाइटल दिया जाता था एरैयार यार। एरैयार जो था इसका मतलब चीफ को कहा जाता था। तो ये सब क्या है कि वहां के तमिल भाषा का जो है शब्द है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये सारी चीजें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए होती है। तो ये क्या है? चीफ को क्या कहा जाता था? एरैयार। तो एरैयार जो है आपके चीफ को बोला जाता था। अब कुछ टाइप्स ऑफ लैंड भी हैं, जैसे जमीन जो हुआ करती हैं, जैसे गिफ्ट में दिया या किसी को दिया गया, तो उन सब के पर्टिकुलर अलग अलग नाम दिए तमिल भाषा में है, इसलिए जो है आपको अजीब से लगेंगे। हम लोग की भाषा से डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों को जो है प्रोनाउंशिएट करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो विलन वगई क्या होता था? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट। जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट होते थे, नॉन ब्राह्मण जो फार्मर्स होते थे, जो ब्राह्मण नहीं होते थे, उनके लैंड को क्या कहा जाता था? विलन वगई जो है आपके उन ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स के लैंड को कहते थे। ब्रह्मदेया क्या होता था? ये होता था लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी उसको ब्रह्मदेया कहा जाता था। तो ब्रह्मदेया कहा जाता था। शाला भोग क्या होता था? स्कूल को जो डोनेट किया जाता था लैंड, उसको शाला भोग कहा जाता था। तो जैसे पाठशाला जो बना है, जैसे शाला भोग, तो ये शाला भोग जो था लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल के पर्पज से जो आपके लैंड जो है निकाली जाती थी। देवदान या फिर तिरुनामतुकनई, ये जो आपके होता था, ये क्या था? लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। जो टेम्पल्स को दिया जाता था वो आपके होता था देवदान। तो देवदान के नाम से जाना जाता था। फिर पलिछंदन जो है आपके एक तरह से लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। जो जैन इंस्टीट्यूशन होते थे, ये जैन धर्म के लोग होते थे, तो उनके इंस्टीट्यूशंस को जो दिया जाता था वो आपके पलिछंदन जो है आपके कहे जाते थे। तो ये लैंड के डिफरेंट लैंड्स के नेम हैं, जो कि आपके वहां पर तमिल भाषा के वर्ड हैं, जिनका मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज के हैं। तो ये तमिल के जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है, उन्हीं शब्दों को लेकर के जो है आपके ये शब्द बनाए गए हैं। तो इनको या तो लर्न कर लीजिए कि लैंड किस तरह के कौन से क्या हुआ करते थे, क्योंकि अक्सर जैसे मैं लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स क्या होगा, तो ब्रह्मदेव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है आपके टाइप्स ऑफ लैंड होते थे। अब जो ब्राह्मण को लैंड दिया जाता था, ब्रह्मदेया जिसको हम लोग कहते थे, तो ब्रह्मदेया के बारे में क्या है कि वो लार्ज सेटलमेंट वहां पर होता था। तो लार्ज सेटलमेंट वहां पर कैसे डेवलप हो गया, धीरे धीरे करके आपके बढ़ता चला गया। ब्रह्मदेह क्या हुआ कि वहां पर जैसे एक ब्राह्मण को दान दिया गया, दूसरा ब्राह्मण को दान दिया गया, तो कावेरी का जो रीजन है वहां पे ब्राह्मण बढ़ते चले गए।
तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा है वहां पे कावेरी रीजन में। क्यों ज्यादा है? उसकी वजह क्या है? ब्रह्मदेह की वजह से, कि खूब ब्राह्मण्स को खूब दान दिया गया और दान पाते 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 पूरे रीजन में खाली ब्राह्मण्स हो गए। तो इसलिए कावेरी में लार्जेस्ट सेटलमेंट होता है आपके, एक तरह से कहा जाए, ब्राह्मण्स का, जो कि आपके कावेरी वैली में होता है। और अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में भी आपके ब्राह्मण्स का जो है आपके बहुत ज्यादा ये है। वो किसकी वजह से है? ब्रह्मदेह की वजह से। ब्रह्मदेह क्या था? जो है गिफ्ट टू ब्राह्मण्स, तो लैंड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स। और जितने भी ब्रह्मदेह थे, ब्रह्मदेह ब्रह्म को देने के बाद वो क्या होते थे? वो एक असेंबली बनाई जाती थी, एक सभा बनाई जाती थी, वो उसकी पूरी देखरेख करती थी, उसकी देखरेख में होते थे। तो ब्राह्मण को दान दे दिए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ दिया जाए, उनको देखरेख की जाती थी, ब्राह्मण को और सिक्योरिटी दी जाती थी। और उनके पास जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि उसको जो आपके लैंड है उसका यूज कर जो है नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, या फिर जो है आपके ये कहा जाए कि इकोनॉमिकल हालत नहीं है ऐसी कि उस लैंड को वो देख पाए, तो जो असेंबली या सभा हुआ करती थी वो पूरा जिम्मेदारी लेती थी कि उस पूरी चीज का देखरेख करने में जितना जो है केयरटेक करना होता था वो पूरा जो है सभा या असेंबली करा करती थी। तो जितने भी डिसीजंस हुआ करते थे वो स्टोन और वॉल्स पर टेंपल के जो है आपके एक तरह से इंस्क्राइब किए जाते थे। उसमें जो है पत्थरों पर जो है काट करके लिखने को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो स्टोन्स पर छोटे छोटे पत्थर होते थे, चकोर चकोर पत्थर होते थे जिसपे लिखे जाते थे, या मंदिरों की दीवारों पर खुदाई करके इंस्क्राइब करके जो है आपके लिखा जाता था। जो भी प्रोमिनेंट डिसीजंस हुआ करते थे उस टाइम, तो वो जो है आपके किया जाता था। और एक वर्ड यूज किया गया है नगर आर्म्स। नगर आर्म्स किसके लिए यूज किया गया है? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ये पूछ लेता है कि नगर आर्म्स क्या है। तो नगर आर्म्स क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। तो जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वहां पर मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापार करने वाले व्यापारी होते थे, व्यापारियों का एक एसोसिएशन होता था, एक अपना जो है संगठन होता था। तो उस एसोसिएशन, उस संगठन को क्या कहा जाता था? नागराम्स। तो इसको नागराम्स के नाम से जाना जाता था।